जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जो कि एनसीईआरटी, ठीक है, जो एनसीईआरटी के आप किसी भी बोर्ड से हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए लेक्चर 1 जो कि हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने जो किया मुख्य 3 बातों पर चर्चा किया था। ठीक है, जो है चैप्टर का परिचय देखा था और राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में देखा था। ठीक है, और राष्ट्रवाद के बाद हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्र का विचार क्या कहते हैं। लेकिन ये जो लेक्चर 2 रहने वाला है इसमें हम लोग देखेंगे कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, माफ़ कीजिए, जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है, वो क्रांति में जो कि क्या क्या जो कि घटित घटनाएं जो कि आगे चल के एक राष्ट्रवाद का जो कि है उदय हुआ। ठीक है, जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसमें किस प्रकार उसका भूमिका रहा। ठीक है, और दूसरा निरंकुशवाद किसे कहते हैं। ठीक है, निरंकुशवाद क्या होती है और जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके क्या कारण थे। ठीक है, तो 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग देख लेते हैं किस किस पॉइंट में हमें चर्चा करना है। ठीक है, वीडियो को जो कि आप लोगों को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए 10 मिनट का सीरीज़ में हम लोग का फिर से एक बार जो कि है लेके आ चुके हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसमें जो कि बहुत जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लेक्चर 2 में क्योंकि इसमें कारण के बारे में देखेंगे जो कारण हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखिए जो कि राजनीतिक कारण, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके पीछे राजनीतिक कारण क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम पहला नंबर में यहाँ पे आ जाता है निरंकुश राजतंत्र। देखिए वहाँ का जो व्यवस्था था वो निरंकुश हो चुका था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में देखा कि लुई 14, लुई 16 वो ऐसे राजतंत्र थे जो अपने आप को राजा ही नहीं बल्कि वहाँ के भगवान मानने लगे थे। ठीक है, और वहाँ के भगवान मानने लगे थे और वो ऐसे कहते थे कि मैं ही राजा हूँ और मैं जो बोलूँगा वही होगा। तो इस प्रकार से जो कि है इस निरंकुश राजतंत्र का जो कि है घोर विरोध हुआ और उसके बाद विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, उसका देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे है वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत नौकरशाही, मतलब होता क्या था यहाँ पे नौकरशाही था। यानी कि नौकरशाही का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकर हो, नौकर का मतलब होता है नौकरी। ठीक है, जो बड़े बड़े राज दरबारों में जो कि है नौकरी करते हैं, जैसे अभी यूपीएससी, जेपीएससी, ये सब जो जितने भी हैं ये सभी जो कि नौकरशाही में ही आते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े जो कि है राजतंत्रों के पास जो नौकर करते थे तो उसमें क्या होती थी जो वंशानुगत थी, यानी कि वंश, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कि है उसी के शासक जो कि है वहाँ पे राज करते थे और वही उनको ही जो कि है नौकरी मिलती थी। बाकी जितने भी मतलब कुलीन वर्ग को और पादरी वर्ग को विशेष दर्जा दिया जाता था। बाकी जो वहाँ पे तृतीय स्टेट थी जनसाधारण उनको जो कि है इसमें जो कि है मौका नहीं मिलता था। तो ये जो कि है सबसे बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती के लिए जो कि है एक कारण इसको भी माना जा सकता है। उसके बाद 3 नंबर का है भ्रष्ट और दमनकारी नौकरशाही। देखिए नौकरशाही जो थी वहाँ तो वंशानुगत थे, लेकिन जो देखिए अब वंशानुगत हो जाते हैं। अब आपको जैसे पता ही है कि जब नौकरशाही वंशानुगत हो जाता है तो इसका पता रहता है कि जो ए है, ठीक है, मान के चलिए एक नौकरशाही है तो इसके बाद आने वाला जो इसका बेटा है वो मान के चलिए बी है तो वो बनेगा, उसके बाद फिर सी बनेगा, तो एक ही परिवार के बनती हैं। तो इसमें क्या होता है कि भ्रष्टाचार बहुत होता है। ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत होता है और बहुत दमनकारी रहते हैं। मतलब इनको पता रहता है कि हम कितना भी भ्रष्टाचार करें या फिर कितना भी दमन करें, पीढ़ी दर पीढ़ी तो हमारे ही जो कि है पुत्र या फिर हमारे जो कि पूर्वज ही बनेंगे। तो ये आप लोग को जो कि है इसको पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, बस मेनली पॉइंट याद रखना है। उसका आप लोग जब पॉइंट को लिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में जो कि है इसके विषय में चर्चा आ जाएंगे। ठीक है, और मेनली जो कि है कारण हमेशा पूछा जाता है। तो ये तीनों जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए चौथा नंबर में हम लोग का यहाँ पे है कि अव्यवस्थित। ठीक है, अव्यवस्थित और जटिल कानून। जो कानून थी वो अव्यवस्थित थी, मतलब उस कानून का जो कि कोई मूल ढांचा नहीं था। ठीक है, मूल मंत्र नहीं था, मतलब वह कानून बस नाम का था, क्योंकि इसमें पालन जो है वो बस तृतीय स्टेट को ही करना पड़ता था। बाकी जो जितने भी अमीर वर्ग थे उनको इस कानून से कोई लाभ नहीं था। वो कानून बस तृतीय स्टेट के लिए बने थे और एक जटिल कानून थे। ठीक है, जिसमें राजा के हाथों में सारी शक्तियाँ थी, बहुत ही जटिल कानून थी जिसमें जो सारी की सारी शक्तियाँ राजा की जो कि है पास थी। तो ये जो कि एक मेन जो कि है पॉइंट हो जाएगा। तो 4 पॉइंटों को आप लोग को बेसिक से याद करना है, जिसमें राजनीतिक कारण है और राजनीतिक कारण के अंदर 4 आते हैं। चलिए इसके बाद लेक्चर 1 में हम लोगों ने बात किया था कि निरंकुशवाद। तो देखिए निरंकुशवाद को जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि निरंकुशवाद का डेफिनेशंस बोले तो परिभाषा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए बेसिकली ये जैक बोर्ड में जो कि है पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो उसी प्रकार का आप लोग को यहाँ पे लिखना है या फिर याद करना है। तो निरंकुशवाद का अर्थ है ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसके सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ठीक है, इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। देखिए ये सरकारें ऐसी होती हैं जो सत्ता पर जो कि है किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाता। इनकी जो सत्ता रहती है ये इनकी मुट्ठी में रहती है, इनके हाथ में रहती है और ये केंद्रीकृत, ठीक है, सैन्य बल पर आधारित होता है। मतलब कि अगर ये राजा जो है वे अकेले अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, वे
केंद्रकृत यानी कि केंद्र में जितनी शक्तियाँ मिलती होती है उन सभी को लेके और अपने सैन्य बल से जो कि है लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है। इसलिए निरंकुशवाद जो कि है एक अच्छी जो कि है राजतंत्र नहीं मानी जाती है। उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और परिभाषा दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कि है जो फ्रेडरिक सैमुअल था उसने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई जिसमें उसने एक जो कि है संसार देखा था, ठीक है, जिसका नाम था कल्पना दर्श, जिसको यूटोपिया कहते हैं। तो ये भी आप लोग के 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग याद कर सकते हो। देखिए कल्पना आदर्श या यूटोपिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए यह एक ऐसा समाज है, ठीक है, ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब इतना आदर्श वो जो कि है वो इतना आदर्श समाज है कि उसका जो कि साकार होना लगभग असंभव है। इसको कैसे समझ सकते हो, मान के चलिए कि आपने एक ऐसा संसार की रचना की जिसमें सभी जो कि सभी विश्व के सभी जो कि है देश है जो कि है लोकतांत्रिक हैं। क्या ऐसा संभव है? संभव है ही नहीं। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं निरंकुशवाद जो कि है वंशानुगत नौकरशाही ये सब जो कि होती रहेगी। तो कल्पना आदर्श ऐसी मानसिकता पर आधारित की जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक कारण। जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके सामाजिक कारणों को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए सामाजिक कारण क्या थे, तो इसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो कि जब उदय हुआ, ठीक है, जब वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो वहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार के जो कि है परिवर्तन हमें देखने को मिले। एक राजनीतिक कारण, ये ठीक है, दूसरा सामाजिक कारण और तीसरा आर्थिक कारण। तो ये तीनों कारण जो कि है से जो कि है वहाँ की जो कि है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद में उदय, इन दोनों का जो कि है मेल संभव हो सका। तो चलिए देखते हैं सामाजिक कारण में यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिए सामाजिक कारण में पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, माने कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे प्रथम स्टेज और द्वितीय स्टेज। प्रथम स्टेज जिसमें पादरी वर्ग आते थे, मैंने पहले आप लोगों को बता दिया, और द्वितीय स्टेज जिसमें सीमंत और कुलीन वर्ग आते थे। कुलीन वर्ग वे हैं जो कि वहाँ के अमीर वर्गों में से एक माने जाते थे, ठीक है। तो प्रश्न अगर पूछ सकता है कि सबसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली वर्ग को किस नाम से जाना जाता था, तो कुलीन वर्ग आप लोग लिख सकते हो। बाकी पादरी वर्ग जो चर्च में कार्य करते थे, ठीक है, वो प्रथम स्टेज में रहते थे, और द्वितीय स्टेज में सामंत और कुलीन वर्ग। तो इस प्रकार जो कि है इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे मैंने बताया। बाकी जो जन साधारण था उनको विशेष अधिकार से वंचित रखा गया था, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए जो यहाँ पे विशेषाधिकार से वंचित वर्ग थे वो थे सिर्फ तृतीय स्टेट, ठीक है। इसमें जन साधारण वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, शिक्षित, मध्य वर्ग ये आदि आते थे, ठीक है। इनको जो कि किसी प्रकार का जो कि अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। और इसमें जो कि है शोषण करते रहते थे। कौन करता था? तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के साथ साथ जो राजा होता था, हाँ, वो तीनों मिलकर जो कि है इसमें शोषण करते थे। तो कुछ इस प्रकार का माना जा सकता है। और इसमें एक चीज़ और आप लोग को पॉइंट याद रखना है कि जब वहाँ पे जब आप लोग देखोगे कि वहाँ की जो ज़्यादातर मतलब कि वैल्यू दी जाती थी वो प्रथम और द्वितीय स्टेट को ही दी जाती थी, ठीक है। तो दोनों को जो क्या आप कर सकते हो, क्योंकि पहले स्टेट में जो कि पादरी वर्ग आ जाते हैं तो उनका तो उतना जो कि है संबंध नहीं बनता, क्योंकि वे चर्च में कार्य करते थे। बाकी जो तृतीय स्टेट था इनको बहुत ज़्यादा जो कि वैल्यू दी जाती थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आर्थिक कारण के ऊपर। तो आर्थिक कारण क्या है उसको हम लोग इसी से समझ सकते हैं। देखिए आर्थिक कारण क्या है कि जब फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। तो उस बदलाव में जो आर्थिक कारण था उन सभी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जो राष्ट्रवाद के उदय के पीछे जो आर्थिक कारण है वो कुछ इस प्रकार का है। तो देखिए जो आर्थिक कारण था वो उसका पहला पॉइंट यहाँ पे है राजाओं की फिजूल खर्ची, यानी कि राजा बेमतलब अपने ऊपर खर्चा करते थे, क्योंकि जो राजकोष था वो तो खत्म हो जाएगा। उसमें तो जितने भी जो कि है मुद्राएं रहती हैं वे फिर पैसे रहते हैं, वे मुद्रा जो रहती हैं वो पूरे राज्य का रहता है, लेकिन राजा अपने ऊपर खर्च करेगा तो वैसे में तो राज्य को चलाना जो कि है संभव नहीं है। तो राजाओं की फिजूल खर्ची होती थी, ठीक है। उसके बाद वंशगत नौकरशाही, जैसे मैंने बात की पहले कि वंशगत नौकरशाही का अर्थ होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस वही करेंगे, और भ्रष्टाचार बहुत होता है इसमें, तो इसको इस पद में रखा गया है। उसके बाद तीसरा नंबर में यहाँ पे देखिए सप्तवर्षीय युद्ध। लुई 15 ने सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा, यानी कि 7 साल का युद्ध लड़ा, ठीक है, 7 साल तक युद्ध लड़ा, और इस कारण से जो आर्थिक संकट, बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया। और उसके बाद जो अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम में भाग लेना, लुई 16 ने जो कि अमेरिका का साथ दिया, जिसमें जो कि उन्होंने अमेरिका
को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उनको जो कि है स्वतंत्र देश बनाया, उसमें लुई सल्वा का अहम भूमिका जाता है। और इसी कारण से जो कि है, ये भी तो युद्ध के कारण ही हुआ, तो इसी कारण था कि जो आर्थिक कारण में इसको भी रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या था कि आप युद्ध लड़ोगे तो आपकी जो आर्थिक यानी कि अर्थव्यवस्था वो तो डगमग खाएगी ही, ऊपर नीचे तो होगा ही। तो ये जो कि मुख्य रूप से 4 कारण थे, इन कारणों को आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है, फ्रांस में आए बदलाव। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ अहम जो कि है पॉइंट इसमें से बनेगा, उसको आप लोग को याद करना है। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के अधिकांश देश प्रभावित हुए। यूरोपीय देशों में शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों और विद्यार्थियों ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। इन क्लबों की गतिविधियों के कारण यूरोपीय देशों में फ्रांसीसी सेना का आगमन का रास्ता साफ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1790 के दशक में फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, ठीक है, उसके बाद और बीता हुआ है, ठीक है, हॉलैंड, बेल्जियम, उसके बाद देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी सेना का आगमन का रास्ता साफ हो गया। उसके बाद हम लोग थे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े हिस्से में प्रवेश जो कि है कर गए। इस तरह यूरोपीय देशों में फ्रांसीसी सेना ने राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए इससे हम लोग को ये स्पष्ट होता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का जो बदलाव है वो पूरे यूरोप में जो कि है, पूरे यूरोप में जो कि राष्ट्रवाद का उदय को लेके आया था। किस प्रकार आया था कि जैसे जैसे लोग फ्रांसीसी क्रांति की घटना को सुनने लगे, ठीक है, उनसे प्रभावित हुए, अब अपने अपने देशों में जैकोबिन क्लब की जो कि स्थापना शुरू कर दी। इसमें जो कि है विद्यार्थी, मध्य वर्ग, लोग, शिक्षित वर्ग, इन सभी का जो कि है अहम भूमिका रहता था, ठीक है। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इन 4 देशों में पहुंची और इसमें जो कि है उनका जो कि है स्वागत पूरे धूमधाम से हुआ, क्योंकि वो फ्रांसीसी सेना ने राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार को बहुत ही तेजी से किया था। बाकी आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि जैकोबिन क्लब क्या होती थी। जैकोबिन क्लब एक ऐसा जो कि है संस्था होता है जिसमें आप लोग ये मान सकते हो कि वो उसका जो कि है निर्माण किया जाता था और उसके निर्माण ज़्यादातर किया जाता था, इसका स्थापना किया जाता था किसी देश को जो कि है राष्ट्रवादी भावनाओं से को प्रचार प्रसार करने के लिए, और इसी के सहारे से जो कि है उस देश का जो कि है आप कह सकते हो कि उस देश में जो कि है राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था जो कि है स्थापित या संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की जाती थी। तो ये कुछ पॉइंट हो जाएंगे, सभी पॉइंटों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। ये जो कि हम लोग का लेक्चर 2 था जो यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो चुका है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें जो कि आप लोगों लेक्चर 1 के बाद जो लेक्चर 2 में जो कि हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में आए बदलाव को देखा, ठीक है, और इसमें जो कि हम लोगों ने निरंकुशवाद को देखा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के जो कि है कारणों को देखा। तो इन सभी कारणों को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं लेक्चर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।